अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एन इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया। साउथ एशिया का तारुफ पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3। साउथ एशिया दुनिया का हिस्सा है, पूरी दुनिया का हिस्सा है। ये 7 ममालिक के साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इस बुक के मुताबिक 7 ममालिक हैं, जबकि अफ़गानिस्तान को अब ऐड कर दिया गया है। इन 7 ममालिक के साथ अफ़गानिस्तान को भी ऐड कर दिया गया है। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है? जज़ीरा। पेनिनसुला क्या है? जज़ीरा। क्या है? जिस जगह पे ज़मीन ने पानी को 3 अतराफ से घिरा हो, सिर्फ एक हिस्सा, एक साइड ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल देना चाहूँगी तो पाकिस्तान में मनोड़ा आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने, बच्चों ने। तो मनोड़ा अहम मिसाल है कि 3 अतराफ से पानी ने घेरा हुआ है, सिर्फ एक अतराफ से वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन क्या है? पानी और खुश्की का जहाँ मिलाप हो उसे कोस्टल लाइन कहते हैं। लैंडलॉक्ड क्या कहते हैं? जिन ममालिक के पास समंदर हिस्से में नहीं आता, जिन ममालिक को आज़ादी के वक्त समंदर नहीं मिलता, तो उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जा सकता है। अब इन 7 कंट्रीज़ में से कौन से लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है? नेपाल और भूटान। दीज आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। इसके बाद जो है लैंडलॉक्ड कंट्रीज समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद है आइलैंड। आइलैंड क्या है? जिन अतराफ में से, मतलब कि ज़मीन के किसी भी हिस्से को चारों अतराफ से पानी ने घेरा हुआ हो, ज़मीन का जो हिस्सा है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसे आइलैंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इसकी मिसाल चन्ना आइलैंड से है, जहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो चन्ना आइलैंड है, जहाँ पर जाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता है। आइलैंड, अब इसमें से देखते हैं कि आइलैंड कौन से मुल्क है? श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स आइलैंड मुल्क है। अब क्या है? लास्ट वन क्या है हमारे पास? सार्क है। सार्क क्या है? ये 7 कंट्रीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया है, इन 7 कंट्रीज़ के बाहिमी इत्तेफाक से जो एक कमेटी बनाई गई, उसको सार्क का नाम दिया गया, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो इसको एक एब्रीवेशन आपको मैंने बता दी, जो है इसका सार्क के नाम से इन 7 कंट्रीज़ के बाहिमी इत्तेफाक से एक नाम दिया गया है, जो है सार्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान। 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से पहले पाकिस्तान में जो है ब्रिटिश की हुकूमत, अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी साउथ एशिया में। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 180 मिलियन। 180 मिलियन है, इस बुक के मुताबिक 180 मिलियन है, लेकिन अब जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। क्या है? पाकिस्तान में 97% मुसलमान कम्युनिटी से, मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, और उसके बाद जो दूसरी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में इसको डिवाइड भी किया गया। क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती है, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सराइकी, ब्राह्वी, इस किस्म की जो है ये तमाम जो लैंग्वेज बोली जाती है, और बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान, हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा इंडिया। इंडिया आप सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब हम इसकी पॉपुलेशन देखते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 1018 मिलियन। ये इंडिया की पॉपुलेशन है इस बुक के मुताबिक, और नाव चेंज हो चुकी है, इंक्रीज़ हो गई है। अब इंडिया क्या है? इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। में
82% इंडिया में 82% हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो है रहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताया तो 97, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क जो है मुसलमानों का है तो है 97% है। इसी तरह इंडिया भी 82% है, जबकि हमसे ज़्यादा आबादी वहाँ है। 82% जो है यहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले रहते हैं और 12% मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। इंडिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। जो इंडिया में जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी वगैरह जो है, गुजराती वगैरह जो है ज़बानें बोली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में था, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। पाकिस्तान में जो 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, जबकि पाकिस्तान को और इंडिया को 1947 में मिली और बांग्लादेश को 1971 में मिली। जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी कंट्री है, इंडिया भी जमहूरी कंट्री है, इसी तरह बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसकी क्या है? पॉपुलेशन जो है 124 मिलियन है। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है 124 मिलियन है। अब इंक्रीज़ हो चुकी है अब जो है इंक्रीज़ हो गई है। इसमें बांग्लादेश में मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं ज़्यादा, और उसके बाद अदर जो है मज़हब से ताल्लुक़, बांग्लादेश में अदर रिलीजन्स भी रहते हैं। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल है। इसके बाद है बांग्लादेश में जो है नेशनल लैंग्वेज जो है बांग्लादेश की नेशनल लैंग्वेज है वो है बंगाली। बांग्लादेश की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है बंगाली। बांग्लादेश में जो है मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इंग्लिश जब वो जो एजुकेटेड जो तालीम याफ्ता होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में, क्योंकि ये 7 ममालिक से हैं। नेपाल में आपको जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मैंने बताया था आप लोगों को, ये दिस इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जबकि नेपाल जो है वो किंग है, बादशाहत है। जैसे यहाँ पर एक वोटिंग के ज़रिए जो है लीडर बनाया जाता है, वहाँ पर क्या होती है? बादशाहत होती है। नेपाल में क्या है? नेपाल की जो पॉपुलेशन है 23 मिलियन। नेपाल की पॉपुलेशन 23 मिलियन है। क्या है वहाँ पर जो नेपाल में जो हिंदू और बुद्धिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ पर जो है नेपाल में जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़, वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, इस तरह का मतलब वो मुल्क है। और नेपाल में जो सबसे मेन चीज़ जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू।
नेपाल का क्या है, ये कैपिटल है। जिस तरह पाकिस्तान का जो है इस्लामाबाद है, इसी तरह नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को पहले से मैंने जो है सर्किल बना के दिखाया था, ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं, जहाँ पर समंदर का वजूद अगर होता भी है तो वो किसी दूसरे समंदर से जाके नहीं मिल रहा होता, या फिर चारों तरफ खुश्की होती है। तो वो नेपाल में भी है कि समंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर है छोटा है भी तो वो किसी दूसरे समंदर से जाके नहीं मिलता। इसी तरह उसके बाद हम पढ़ेंगे भूटान। भूटान में क्या है, भूटान में भी बादशाहत है। जिस तरह से नेपाल के मैंने बताया था, वहाँ पर भी बादशाहत है। भूटान में जो है, भूटान की जो पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन। भूटान की जो पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन, टू मच लिटिल है। वहाँ पर जो 25% हिंदू मज़हब से 25% हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर, और बुद्धिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं भूटान में। भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू। भूटान का कैपिटल है थिम्पू। भूटान का क्या कैपिटल है, थिम्पू। उसके बाद है हमारे पास श्रीलंका। श्रीलंका का जो हम सब ने सुना है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सेलोन, CEYLON, सेलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था, जो बाद में चेंज होके जो है श्रीलंका रखा गया। वहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, तमाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन है, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है 19 मिलियन। 19 मिलियन पॉपुलेशन है किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका की पॉपुलेशन 19 मिलियन है, और ज़्यादातर वहाँ पर श्रीलंका में बुद्धिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। 25% हिंदू रहते हैं। ओके। और ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका में जो चाय की पत्ती, जो आप और हम लोग जो है चाय पीते हैं, वो चाय की पत्ती की भी बागात वहाँ पर श्रीलंका में बड़े बड़े मौजूद हैं। श्रीलंका में जो है मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। और जबकि श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है श्रीजया वर्धनपुरा। ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है, श्रीजया वर्धनपुरा श्रीलंका का कैपिटल है। उसके बाद आता है मालदीव्स। मालदीव्स आता है। मालदीव्स क्या है, मालदीव्स की पॉपुलेशन है 0.3 मिलियन। मालदीव्स की पॉपुलेशन है 0.3 मिलियन, और वहाँ पर मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग भी रहते हैं, और एजुकेटेड पीपल ज़्यादा। वहाँ पर तालीम पर ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाता है, तालीम पे तवज्जो दी जाती है मालदीव्स में। और उसका जो मालदीव्स का कैपिटल है वो है मैल। मालदीव्स का कैपिटल क्या है, मैल। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक है, जो 7 ममालिक आप लोगों को बताए थे, उसी 7 ममालिक के ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशंस क्या है, पेशा। पेशे में क्या है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, लेबर, ट्रेड एंड सर्विसेज। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, ज़राअत। ज़राअत क्या, किसान जो हमारे लिए फसलें तैयार करता है, खेतों में फसलें उगाता है, फसलें तैयार करता है। मुख्तलिफ जो कुछ हमारे खाने के लिए भी होती हैं, और कुछ हम लोग जो है इस्तेमाल के लिए भी होती हैं। उन सब चीज़ों को जो है किसान जो है उगाता है, तैयार करता है, उसको हम कहते हैं ज़राअत। ठीक। उसके बाद क्या है, ये एक साउथ एशिया का मेन मोस्ट कॉमन जो है ऑक्यूपेशन। उसके बाद क्या है, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक क्या है, मवेशियों की खेती बाड़ी। मवेशी के पहले ज़माने में ये होता था कि जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है
ज़रात को हल चलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, जब खेत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं तो एक इंसान के बस में नहीं होता कि वो पूरे खेतों को कम वक्त में पानी डाल दे। तो क्या है, जो घोड़ा गाड़ी के ज़रिए, मतलब जो गाय हैं बैलगाड़ी के ज़रिए जो है पानी जो है मवेशियों का जो इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता था। कि उस वक्त जो बहुत ज़्यादा मशीनरी वगैरह मौजूद नहीं थी और इतना मॉडर्न ज़माना नहीं था। तो है मवेशी क्या करते थे, हमें हमारे लिए ज़रात का भी काम करते थे और प्लस के हम जो सफ़र वगैरह करते थे, सफ़र करना तो सफ़र के भी काम आते थे। और अब भी अब ऐसा जो है ज़माना ऐसा आ गया कि एग्रीकल्चर में जो मवेशी जो हैं जो बहुत दिन बाद काम करते थे, जो मशीनरी है वो चंद दिनों में ही वो काम कर लेती है। इसलिए अब जो है ज़रात में जो मवेशियों का कम इस्तेमाल होने लगा है। अब लाइव मवेशियों से क्या था, मवेशियों से ये है कि जो है हम भी इस्तेमालात में ले लेते हैं, जैसे कि गाय हमें दूध देती है, गोश्त देती है, तो ये हमारे इस्तेमालात में भी आ जाते हैं। और हम जो है अक्सर आप गांव वगैरह में स्टिल जो है इस पर बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, इस तरह में सफ़र अब तक वहाँ पर होता है। अगर एक मिसाल दूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काव क्या है, जिससे हम गोश्त भी हासिल करते हैं और जैसे मुस्लिम मज़हब में जो है कुर्बानी भी होती है उसकी। लेकिन क्या है, हिंदू मज़हब में ये सब सिस्टम नहीं है। वो क्या करते हैं कि उनके मज़हब में गाय को कुर्बानी करना या काटना या उसका गोश्त खाना बिल्कुल ममनू होता है। उसके बाद हमारे क्या है, फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या है, फ़िशिंग लफ्ज़ एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जो है हमारे दिल जो है जैसे खुश कर देता है। जैसे फ़िशिंग अक्सर लोग जो है घरों में जो है पेरेंट्स या कोई जो होते रिश्तेदार वगैरह फ़िशिंग करने जाते हैं, तो एक लफ्ज़ है कि मछलियाँ पकड़ना। और फिर मछलियाँ हम तो एक शौकिया तौर पे जाते हैं, लेकिन जो है मछेरों को तो ये समझ लें ये एक ऑक्यूपेशन है। सब मछेरों का क्या है, जो ये काम करते हैं उनको मछेरे भी कहा जाता है। तो उनका एक ऑक्यूपेशन है, वो मछलियाँ जो है पकड़ते हैं। फिर जो है ज़ाहिर सी बात है, जब वो जाल में डालते हैं तो मुख्तलिफ जो है मछलियाँ आती हैं, तो उसको अलग अलग करना, उसको एक जैसी मछलियों को अलग अलग रखना, ये उनका काम होता है, एक मेहनत का काम है। ठीक, फिर वो क्या करते हैं, वो मछलियों को हम आवाम तक पहुँचाने के लिए छोटी बड़ी मार्केटों में सप्लाई करते हैं। और जब मछलियों की तादाद ज़्यादा होती है तो दूसरे ममालिक भी इसको भेजा जाता है मछलियों को। मछलियों का सबसे बड़ा कारोबार बांग्लादेश और सिंध का जो है, सिंध में इसका कारोबार किया जाता है। उसके बाद है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या है, दस्तकारी। दस्तकारी क्या है, अक्सर ख़वातीन जो गांव वगैरह देहात की ज़्यादातर जो होती हैं वो अपने आप को दस्तकारी में जो है मसरूफ़ करके रखती हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो आपके घर के इस्तेमालात और जो आपके जो घर को जो है मतलब जैसे सजावट में हिस्सा ले, तो वो चीज़ें बनाती हैं। उनकी महारतें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम जैसे लोग जो देखें तो बहुत ज़्यादा हैरत करें, क्योंकि हमें ये हैंडीक्राफ्ट का जो हाउनो इतना नहीं है जितना गांव की जो औरतें होती हैं वो अपने फारिग औकात में हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हैं, गुलदस्ते बनाती हैं, जो स्टिक्स भी बनती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पंखे, जो आप लोगों ने देखा होगा पंखे जो लाइट वगैरह चली जाती है तो पंखे, उनकी एक क्रिएटिविटी होती है कि वो किस तरह से वो दस्तकारी का काम कर रही होती है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री सनतें के कारखाने, छोटे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, जहाँ पर जो हमारे इस्तेमालात की चीज़ें बनती हैं और हमारे जो खाने पीने की भी होती हैं और हमारे इस्तेमाल की भी चीज़ें होती हैं, तो वो इंडस्ट्री। तो क्या होता है वहाँ पर इंडस्ट्री में जो इलाका मकीन के जो लोग होते हैं वही इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कोई छोटी फैक्ट्री शुरू से सम टाइम लोग जो है छोटी फैक्ट्रियों से शुरू करते हैं, छोटे कारखानों से शुरू करते हैं इंडस्ट्री, तो फिर बड़े बड़े बना देते हैं। लेकिन गैर ममालिक भी हमारे पाकिस्तान में आकर जो है इनमें इन्वेस्टमेंट पैसा जो है लगाते हैं और इसकी जो है क्या करते हैं, इसका जो है सरमाया फिर वो जो है
टैक्सेस के ज़रिए भी जो है लीडर्स को या पाकिस्तान के जो टैक्सेस भी देते हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में स्टिल मौजूद है। उसके बाद है लेबर का लफ्ज़ से क्या आता है? मज़दूर का क्या काम है? जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मज़दूर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग था। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्री जो है लेबर से है। इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, मज़दूरों की ज़रूरत होती है, जो काम को आगे पहुँचाए। किसी एक बंदे का काम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक चेन बनी हुई होती है जो ये काम कर रही होती है। मज़दूर में क्या है? वो अपने काम को यकीनी बनाते हैं, लाइक अ मशीन। लेबर जो है लाइक अ मशीन, उनको एक टारगेट दिया जाता है या वक्त दिया जाता है कि वो जो है अपना काम जो है ईमानदारी के साथ वो करे, और मज़दूर लोग करते हैं। उसके बाद उनको उसकी उजरत मिलती है, जितना वो काम करते हैं उसको उजरत मिलती है। तो मज़दूरों की जो है इंडस्ट्री से जो है ताल्लुक़ होता है। उसके बाद है तिजारत। ट्रेड क्या है? तिजारत है। ट्रेड में क्या है? जो एग्रीकल्चर है, जो किसान जो फसलें उगाता है, उसको लाने के लिए किसान खुद नहीं लाता, बल्कि उसके लिए भी एक ज़राए मौजूद हैं। तो क्या है? वहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं। फ़िशिंग का काम, हैंडीक्राफ्ट का काम, इंडस्ट्री का काम ट्रेड वाले कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? जो यहाँ पर चीज़ें बन रही होती हैं और जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, तो वो हम तक किस तरह पहुँचती है? ट्रेड के ज़रिए पहुँचती है, ट्रेड के लोग पहुँचाते हैं। ये भी एक उनकी आमदनी का ज़रिया होता है। वो जो है किसानों से, जो है फ़िशिंग से, हैंडीक्राफ्ट से, इंडस्ट्री से सामान हमारे लिए लेते हैं और हमारे घर के करीब जो शॉप्स होती हैं उन शॉप्स पे प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ से हम लेते हैं। तो ट्रेड का काम है तिजारत करना, जिसको कहा जाता है मिडलमैन, होलसेलर और रिटेलर, और ऑनर्स भी होते हैं। कुछ ऑनर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या है? उसके बाद है सर्विसेज। उसके बाद है सर्विसेज क्या है? किसी भी काम को अंजाम देना, वक्त पे या जॉब करना सर्विसेज कहलाता है। जैसे कि सर्विसेज में क्या है? ये एक पेचीदा जॉब होती है, एक टाइम बंधा हुआ होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम करना है। इसमें क्या है? जो फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन्स के लोग जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो सर्विसेज के अंदर शामिल होते हैं। इंजीनियरिंग, मीडिया के लोग जो हैं इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं, सर्विसेज के अंदर। ठीक है, आज हम पहले हमने ममालिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्यूपेशंस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़, जो मुल्क आपको बताए थे उनके मशहूर शहरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आया है इस्लामाबाद आप लोगों को पता है किसका? इस्लामाबाद क्या है? जो है पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में जो सबसे जो मशहूर जो है फैसल मस्जिद है। उसके बाद कराची क्या है? पाकिस्तान का पुराना कैपिटल भी था, 1947 में इसका कैपिटल था जो है, लेकिन अब जो है कैपिटल इस्लामाबाद है। कराची कैपिटल भी था, और कराची जो है पाकिस्तान की लाइक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो है कि यहाँ से रेवेन्यू भी पाकिस्तान को ज़्यादा मिलती है। उसके बाद कराची में सबसे मशहूर जगह है कायद-ए-आज़म का मज़ार। लाहौर, ये हिस्टोरिक सिटी है। लाहौर क्या है? हिस्टोरिक सिटी। लाहौर में सबसे जो मशहूर जगह है बादशाही मस्जिद जो है मशहूर जगह है। उसके बाद है पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। यहाँ पर क्या है? स्कल्पचर से मतलब जो है मशहूर जगहें जो है स्कल्पचर से, और कदीम चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है कोयटा क्या है? बलूचिस्तान का कैपिटल है। कोयटा क्या है? बलूचिस्तान का कैपिटल है। इसमें जो है उसके बाद है न्यू दिल्ली। ये तमाम चीज़ें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया क्या है? न्यू दिल्ली।
इंडिया क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? पाकिस्तान, इंडिया का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। न्यू दिल्ली में मॉडर्न सिटी है। न्यू दिल्ली जो है मॉडर्न सिटी है। यहाँ पर जो बड़ी मस्जिद भी है यहाँ पर जो मशहूर है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर ये न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्डिंग, यूँ समझ लें कि न्यू दिल्ली में पॉलिटिक्स के जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन वाले, जो न्यू दिल्ली को प्रेफर करते हैं रेजिडेंस के हवाले से। उसके बाद है मुंबई। मुंबई क्या है? जैसे कराची था पाकिस्तान का, इसी तरह मुंबई भी है। मुंबई जो कहा जाता है जो फिल्म स्टारों का जो है एक शहर है। और क्या जो जैसे कराची है पाकिस्तान का हिस्सा मोस्ट कॉमन, इसी तरह मुंबई भी इंडिया का है। और यहाँ पर रेवेन्यू जो है पाकिस्तान को जो इंडिया को ज़्यादा मिलती है। उसके बाद है इंडिया का ही शहर है कोलकाता। कोलकाता क्या है? कोलकाता जो शहर है बंगाल का शहर है। यहाँ पर कहा जाता है कि कोलकाता में सबसे जो मशहूर जगह है वो है जवाहरलाल नेहरू रोड जो है, ये इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर जगह का नाम है जो कोलकाता में है। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई क्या है? कहते हैं 1639 में ब्रिटिश जो पहले हुकूमत हुआ करती थी, ब्रिटिश की अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तो 1639 में चेन्नई को इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश ने 1639 में। के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो है इसमें म्यूज़िक एकेडमी है और कॉलेजेस वगैरह जो म्यूज़िक से मुतालिक जो है यहाँ पर मौजूद है। म्यूज़िक से मुतालिक जो चीज़ें हैं, जो एकेडमी है और जो एकेडमिक वगैरह जो मौजूद है यहाँ पर चेन्नई में है। उसके बाद आता है ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल है और सबसे मोस्ट कॉमन जो है ढाका जो मोस्ट कॉमन जो है बांग्लादेश का हिस्सा है। उसके बाद है चिटागोंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिटी टू बांग्लादेश। ये भी बांग्लादेश का जो है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चिटागोंग। नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। ठीक है, जब पहले भी आप लोगों को बताया था क्या है काठमांडू किस लफ्ज़ से निकला है? वुड। जैसे मैंने बताया था नेपाल जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर वैलीज़ हैं, बागात हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसकी मुनासबत से लफ्ज़ काठमांडू रखा गया। तो काठमांडू एक वुड लकड़ी की जो लफ्ज़ से काठमांडू रखा गया। नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू। इसके बाद है थिम्पू। थिम्पू है भूटान का कैपिटल। थिम्पू क्या है? भूटान का कैपिटल है। अब यहाँ पर क्या है थिम्पू में, जो थिम्पू में क्या है, यहाँ पर ना एयरपोर्ट है और ना ही रेलवे स्टेशन है। थिम्पू में क्या है? ना एयरपोर्ट है मौजूद है और ना ही जो है रेलवे स्टेशन है। उसके बाद है मेल क्या है? मालदीव्स का कैपिटल है। मेल क्या है? मालदीव्स का कैपिटल है। अब इसमें क्या है सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है मालदीव्स में जो है मेल में जो कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर कोकोनट्स की एक्टिविटीज़ है और फिशिंग की एक्टिविटीज़ है मेल के अंदर। उसके बाद है कोलंबो। कोलंबो क्या है? श्रीलंका का लार्जेस्ट सिटी है। श्रीलंका का कोलंबो लार्जेस्ट सिटी है। और ये कहा जाता है ये जो है पहले एक स्मॉल शहर के पे था, लेकिन अब जो है बड़ा कंट्री श्रीलंका का मशहूर कंट्री है। श्रीलंका जब इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, तो कोलंबो तब से ही जो है श्रीलंका का कैपिटल रहा। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे इश्यूज़ इन साउथ एशिया। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, फिर सिटीज़ के बारे में पढ़ा और कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, जो 7 ममालिक मैंने आप लोगों को बताया इस बुक के मुताबिक 7 ममालिक हैं, जबकि अब ऐड होकर अफ़गानिस्तान भी साउथ एशिया में इंक्लूड हो गया। अब इन 7 ममालिक की इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलिटरेसी क्या है? अनपढ़।
कि साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं उन पर जो ममालिक हैं वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, मुआशरा है, वो एजुकेशन पे ध्यान देता है या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पता है साउथ एशिया जो है में जो ममालिक है वो वहाँ पर जहालत की जो तादाद है वो ज़्यादा है। लोग पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और इसमें क्या बताया गया है कि एक्सेप्ट मालदीव्स के अलावा जो ममालिक जो शामिल थे, मालदीव्स के अलावा ये शहर शामिल है। इसके बाद क्या है, ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ होते हैं और वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट नहीं करते, बल्कि जो है सुन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ पीपल ऐसे होते हैं क्या वो है जो है आगे बढ़ने की जस्तजू नहीं कर रहे होते और जो है मॉडर्न ममालिक है उस ममालिक के मतलब मॉडर्न तरीके से नहीं जी रहे होते, बल्कि पुराने ज़मानों की तरीके से जी रहे होते हैं। क्या है वो जो ज़रूरी नहीं समझते हैं जो है कि वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो इंफॉर्मेशन गेट करें। और उसके बाद क्या है कि अगर वो ये मुश्किलात को अगर वो ख़ुद कोशिश करें तो जो है मुल्क में रहने के लिए जो आसानियाँ पैदा होंगी और जो है मुल्क में जो है जहालत ख़त्म होगी। उसके बाद क्या है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इलाक़ाई तनाज़ात। सबसे पहले जहालत के बारे में बताया, अनपढ़ के बारे में बताया। अब क्या है, इलाक़ाई तनाज़ात। इलाक़ाई तनाज़ात में क्या है, जो 7 ममालिक हैं इनका अच्छाई के हवाले से तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। अब क्या है, कुछ ममालिक, इन्हीं में 7 ममालिक में से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके दरमियान तनाज़ात रहते हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूँ तो यकीनन सबको मालूम ही होगा। क्या है, पाकिस्तान और इंडिया की 1947 के बाद से 3 जंग हो चुकी है। 3 जंग हो चुकी है। जो वजह बनी सिर्फ वजह बनी थी और बांग्लादेश जो है इसकी वजह बनी। अब जो है जो तनाज़ात चल रहा है इंडिया के दरमियान और चाइना के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है, आबादी का बहुतात। क्या है कि आबादी जो है साउथ एशिया के लोग जो हैं, साउथ एशिया के जो ममालिक के जो लोग हैं वो तेज़ी से आबादी में इजाफ़ा हो रहा है और जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम होते जा रहे हैं। कि वहाँ पर जो है वसाइल कैसे कम होते जा रहे हैं, ना इतने ज़्यादा हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, फूड की प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है साउथ एशिया के लोगों को। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया सर फहरिस्त हैं इस पे कि वो जो है इनमें जो है गरीबी भी होती है, गरीब भी हैं लोग कि वो जो है आबादी के मसाइल ज़्यादा हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया इसके सर फहरिस्त थे। उसके बाद है वुमेंस राइट एंड प्रॉब्लम। वुमेंस क्या है, उनको राइट हुकूक नहीं मिलते, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, मर्दों के शाना बशाना नहीं चलने दिया जाता। साउथ एशिया की कंट्रीज़ में शाना बशाना नहीं चलने दिया जाता और ये मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, जिसके मुख्तलिफ जो है घर के करीब या शहर में करीब या एरिया के करीब या इलाके के करीब जो है फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो कहते हैं कि साउथ एशिया में इस वजह से जो है इंतकाल कर जाती हैं, बेबी बर्थ करते वक्त वो इंतकाल कर जाती है क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है उनको। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स। जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ह्यूमन राइट्स। इसके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है ह्यूमन राइट्स में मैंने आपको जैसा भी बताया कि जो माशरे में जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर हमें हर किस्म के हुकूक मिलना लाजमी है। रेजिडेंस के अलावा, परचेजिंग के अलावा हम अपना रेजिडेंस परचेज़ करें, हम अपना जो है
जो है सेल करें, या हम एक शहर से दूसरे शहर जाएं, या हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं, ये हमारा ह्यूमन राइट में शामिल होता है कि हम दूसरे मुल्क ममालिक पे बासानी जा सकते हैं, ये हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। क्या है हमारे मुल्क में क्या है, ह्यूमन राइट्स पे इतनी ज़्यादा ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती जदीद ज़माने की, जिस तरह से दूसरे ममालिक जो जदीद ममालिक हैं, मॉडर्न ममालिक हैं, वहाँ पर जो है उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती हमारे साउथ एशिया में। अब क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की है। कैसे कि अगर जो माहौल अच्छा होगा तो हाँ आवाम अच्छी होगी। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहली बात इन्वायरमेंटल इशू में आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, हमारे पास समंदर भी मौजूद है जहाँ पर हम कचरा वगैरह डाल रहे होते हैं, और जो फैक्ट्रीज़ है वो धुआं वगैरह जो है स्पॉइल कर रही होती हैं, और ऐसी जगह पे स्पॉइल कर रही होती है जहाँ रेजिडेंट्स होते हैं, लोग रह रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए जो है गैर आलूदगी होता है हमारे लिए। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारा एनवायरमेंटल का सबसे बड़ा इशू ये भी है कि फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट की कटिंग कर दी जाती है, फॉरेस्ट पे तवज्जो नहीं दी जाती। हर एरिया में या हर शहर में फॉरेस्ट पे अगर तवज्जो दी जाए तो जो है एनवायरमेंटल इशू नहीं होगा। उसके अलावा जो है जानवरों की सही तरह देखभाल नहीं की जाती, ये भी हमारे एनवायरमेंटल इशू में आता है कि जो है वो जल्द से जल्द वो जो है मर जाते हैं, इसके ये भी है। और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर एनवायरमेंटल इशू के अंदर आती हैं। हमारे एन इंट्रोडक्शन साउथ एशिया, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया, ये हमारे साउथ एशिया के बारे में था जो अब मैंने आप लोगों को सब समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग सबको ये सब समझ में आया होगा।